नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर रहे थे। 85 क्वेश्चन उसके देखे थे, पहला पार्ट हो गया था। दूसरे पार्ट के अंतर्गत 86 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को हम रिवीजन करेंगे। पूरा ये सेकंड पार्ट जब हम कंप्लीट करेंगे तो पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा समाप्त हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और इसको देखने के बाद में इस महीने से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, सब आपकी सही हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं इस पार्ट का पहला प्रश्न। वैसे 86 नंबर प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किन ट्रेन के माल ढुलाई संस्करण लॉन्च करने का निर्णय लिया है? कौन सी ट्रेन है? तो ये आपने सुना होगा, एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार आने वाले वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखी थी, जिसकी घोषणा उन्होंने सरकार के द्वारा की गई थी। फरवरी 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया भी गया था। ये खूब न्यूज में रही थी। वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से कटरा रूट के बीच भी चल रही है और गांधीनगर और मुंबई के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी इसका जो माल ढुलाई संस्करण है वो भी लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है, इस कारण से ये चर्चा में आई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन आईआईटी कानपुर में प्रधानमंत्री ने किया। और दूसरा है, परम शिवाय स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था और इसे आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये परम शिवाय जो था ये पहला स्वदेशी रूप से असेंबल सुपर कंप्यूटर था। आईआईटी बीएचयू वाली बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो परम कामरूप है, इसके अगर नाम पे आप ध्यान देंगे तो ये गुवाहाटी में द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति महोदया ने ये इस सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। और ये है कहाँ पे? गुवाहाटी। ये आईआईटी गुवाहाटी की बात हो रही, ना कि कानपुर की। तो ये कानपुर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, जिसको बोलते हैं CICA, के छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन आस्ताना में किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मीनाक्षी लेखी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, विदेश राज्य मंत्री हैं। जॉर्जिया और कजाकिस्तान के आधिकारिक देशों के दौरों पर यह गई थी, तभी इसमें पार्टिसिपेशन इन्होंने किया था। और ये जो है, जहां तक बात है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स इन एशिया, तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में नूर सुल्तान नजराएव द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। और यह एशिया में सहयोग बढ़ाने और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक मंच के तौर पर कार्य करता है। इस समय अगर इसके देशों की संख्या पूछ ली जाए तो इसमें 27 कंट्रीज हैं, 27 मेंबर हैं। कानून मंत्रियों और कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो कानून मंत्री और कानून सचिव मिले हैं कहां पर? एकता नगर में। एकता नगर में एक हो गए हैं और एकता नगर है गुजरात में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 14 से 16 अक्टूबर के बीच में ये हुआ था। 14 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय आयोजन था। WWF के अनुसार 1970 के बाद विश्व की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है, ऐसा कहा गया है WWF के द्वारा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? वैसे तो 69% है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 55% गिरावट इसमें दर्ज की गई है। 1970 के बाद के ये आंकड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी गिरावट जो आई है वो आपके अफ्रीकी, मतलब पहली जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में आई है, और दूसरी सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो आई है अफ्रीकी क्षेत्र में, है ना। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 55% और उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में 20%। बहुत कम गिरावट वहां पर आई है। 14 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 की थीम क्या है? ई कचरा बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जैसे हम स्मार्ट ये उपकरणों का प्रयोग करते चले जा रहे हैं तो ई कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। तो 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसके विषय में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, सभी को रिसाइकिल करें चाहे कितना छोटा हो, ये इस बार की थीम थी। तो 14 अक्टूबर भी आपको ध्यान में रखना है और इसकी जो थीम है उसको तो भूलना ही नहीं है। 18 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर, ये प्रश्न है, 18 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की मेजबानी किसने की? किसके द्वारा इसकी मेजबानी की गई? 18 अक्टूबर को यह हुआ था। तो इसकी मेजबानी की है राजनाथ सिंह ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं और ये रक्षा वार्ता थी तो उन्होंने मेजबानी की, इतना गेस आप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में है। हरियाणा को समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुआ और छोटे राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा, गोवा अंतिम स्थान पर रहा, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और सामाजिक न्याय श्रेणी में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया, ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 की बात करें तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। हरियाणा समग्र रूप से शीर्ष स्थान पे, उत्तराखंड पहले, गोवा छोटे में अंतिम और सामाजिक न्याय श्रेणी में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 3 प्रकार की इसमें श्रेणियों में जारी किया जाता है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो ये 3 श्रेणियां याद रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटरपोल की 90वीं महासभा दिल्ली में आयोजित की गई। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है जिसमें 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसकी 90वीं महासभा कहाँ पे आयोजित हुई है? दिल्ली में। और इसमें इसके बारे में है कि 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हैं। महासभा जो है वो इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब जहां तक बात इंटरपोल की है तो भारत जो है इंटरपोल में बहुत पहले से शामिल है, 1949 से ही ये शामिल है। सबसे पुराने सदस्यों में से एक भारत माना जाता है। इंटरपोल करता क्या है? विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाने, विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस को एक साथ लाके एक मंच प्रदान करता है। उनकी ट्रेनिंग, उनसे सीखना, एक दूसरे से कुछ बातों का आदान प्रदान करना, ये सब इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां पर आयोजित की गई? 5वीं सभा, इसका आयोजन कहां पर किया गया? 4 दिवसीय ये सभा थी। 109 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अपने अनुभव थे वो साझा किए गए सभी देशों के द्वारा और ये हुई है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वीं सभा थी ये। सभा कौन सी थी? 5वीं थी। 4 इसके पहले हो चुकी हैं। ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा। इनके महानिदेशक है अजय माथुर। क्या नाम है इनका? अजय माथुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दूसरा है तेलंगाना को हरिता हराम कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसके तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। तो तेलंगाना के यहाँ पर होना चाहिए, तेलंगाना के कु हरिता हराम कार्यक्रम, इसके लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का पुरस्कार हैदराबाद को और ये कार्यक्रम वहाँ का था जिसके कारण से ये पुरस्कार दिया गया और ये कार्यक्रम वृक्षारोपण से रिलेटेड है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को मनाया जाने वाला जो ये कार्यक्रम है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि SDG गरीबी उन्मूलन से संबंधित है तो कौन सा SDG इससे रिलेटेड है? SDG संख्या क्या? तो जब SDG की शुरुआत की गई तो सबसे पहले गरीबी को ध्यान में रखा गया और SDG जो एक है, SDG एक ही गरीबी को हर जगह से उसके सभी रूपों से समाप्त करने की बात करता है। तो गरीबी उन्मूलन SDG 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और पहला महिला एशिया कप 2004 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था। पहला महिला एशिया कप है लेकिन महिलाओं का 2004 में श्रीलंका में सबसे पहली बार आयोजित हुआ था और इस बार भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया है और भारत ने 7वीं बार ये जीता है, 7वीं बार जीता है महिला एशिया कप। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। आपसे सही कथन ही पूछा जा रहा था तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा किस क्रम पे आपके पेपर में आंसर सेट किया गया है। 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम क्या है? एक तो बेसिक प्रश्न बनता है कि कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। और इस बार की जो 22 में थीम रखी गई है लीव नो वन बिहाइंड, ये इसकी थीम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी और उसी
जो संस्थान है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, उसी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और ये विभिन्न अनुमान, विभिन्न रिपोर्ट भी वैश्विक स्तर पर जारी करता रहता है, जिससे स्थितियों का पता चलता है। जैसे इसने कहा कि 19 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं अफगानिस्तान में अकेले। इतनी बड़ी बात इसके अंतर्गत कही गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 अक्टूबर से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दूसरी बार पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। पहली बार पदभार संभालने के बाद यह उनकी दूसरी भारत यात्रा है। पहली बार पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है, या दूसरी बार पदभार संभालने के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा है? तो दूसरी बार पदभार संभाला है इन्होंने और पहली बार ये भारत यात्रा पे आए हैं। ये बात यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी 2022 में दूसरी बार इनको चुना गया था इस पद के लिए। और यहाँ पर आए तो मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 के जो आतंकी हमले में मारे गए लोग थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की इन्होंने। फिर अपना घूमे टहले। ठीक है, जब कोई आता है तो घूमता टहलता तो है ही है, ताजमहल भी देखने चला जाता है। ये गए हैं या नहीं गए हैं? वैसे इन्होंने भारत एट 75 संयुक्त राष्ट्र भारत भागीदारी IIT मुंबई में दक्षिण सहयोग को मजबूत करने पर जो एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। बाकी ये और कहीं गए हैं ये इसमें मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो गुतेरस है गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित जो पुस्तिका मिशन लाइफ, इसके लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ समारोह में ये शामिल हुए थे। इतना ध्यान रखिएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा भारतीय मुक्केबाजी के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है कि मुक्केबाजी का प्रदर्शन सही हो जाए? तो ये है बर्नार्ड ड्यून। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये एक पेशेवर आयरिश मुक्केबाज है, आयरलैंड के ये मुक्केबाज हैं और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा इनको निदेशक के रूप में चुना गया है। कृष्णा नदी पर भारत का पहला केबल कम सस्पेंशन पुल केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये किसको जोड़ेगा, किन राज्यों को जोड़ेगा? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। किस नदी पर होगा? कृष्णा नदी पर। और ये भारत का पहला कैसा पुल है? केबल कम सस्पेंशन पुल होगा। स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास जो है ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वार्षिक परमाणु अभ्यास कार्यक्रम है। क्या है? परमाणु अभ्यास, एटॉमिक एक्सरसाइज है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये नाटो के द्वारा किया जाता है। किस सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत छात्र अब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं? तो ये सरकार है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह जी वहाँ पे CM हैं और उन्होंने ये पहल शुरू की है। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक चीन है। दूसरा है आंध्र प्रदेश राज्य भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 7.96% है। ज्योग्राफी जब मैं आपको बता रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा था कि करंट अफेयर से चीज़ों को हमको अपडेट करना होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पशुपालन, कुछ भी हो। तो वहाँ हर जगह अपडेशन, खनिज वाले जो आंकड़े वहाँ पे भी अपडेशन, तो ऐसे ही आंकड़े हम अपडेट करते रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक चीन है। आंध्र प्रदेश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है भारत में। और वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8%, 7.96% है। ये तीनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा, भारत जो है वो दुनिया में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है? चाइना, है ना, चाइना सबसे ज्यादा करता है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर यानी कि जलीय कृषि जो होती है। जैसे एक होता है कि समुद्र जो हमारे पास में एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र, वहां से हम मछली मार लें। दूसरा है हम खेती करें, तो खेती के मामले में भारत की जो स्थिति है वो सेकंड स्थान पर है ना। लेकिन दुनिया में अगर वैसे टोटल उत्पादन की बात करें तो थर्ड स्थान पे भारत है। यह स्थान याद रखिएगा। और प्रथम स्थान पे चाइना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2025 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।
तो भारत जो है अगले 5 वर्षों में लक्ष्य रख रहा है कि $475 बिलियन का FDI आकर्षित हम करेंगे। और इसके तहत मतलब अगर लगातार हम FDI में वृद्धि कर लिए तो हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके आगे बढ़ के और विकास करेंगे और 2025 तक हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये दोनों बातें सही हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य, तो असत्य ना तो 1 हो जाएगा ना तो 2, यानी कि दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है। लगभग 71% बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक विस्तार के लिए भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में माना था एक रिपोर्ट में। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत को अनुकूल माना जा रहा है। तो उतना ज़्यादा FDI आएगी, जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा विकास के अवसर बढ़ेंगे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार सत्य कथन बताइए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है और इसके बाद नाइजीरिया का स्थान आता है। भारत में गरीबी दर 2005-06 में 55.1% से गिरकर 2019 से 21 के बीच में 16.4% रह गई है। एक तरफ ये गिर भी रही है गरीबी जो दर है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ गरीब भी हैं। सही कथन आपको बताना है, दोनों बातें सही हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में ही पाए जाते हैं और उसके बाद में नाइजीरिया का स्थान आता है। नाइजीरिया से भी हम ऊपर हैं। जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी दर है वो ज़्यादा है कि शहरी क्षेत्रों में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर जो है वो 36.6% कह रहे हैं कि 2015-16 में था, और 2019 से 21 के बीच में ये गिर के 21.2% आ गया है। और शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गरीबी कम है। वहाँ पे पहले 9% हुआ करता था, अब 5.5% हो गया है, 5.5%। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI 36वां अध्यक्ष अभी नियुक्त की है। तो BCCI का 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोजर विन्नी को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और इनको 36वां अध्यक्ष ये बनाया गया है। और 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप टीम थी हमारी, विजेता टीम थी, उसके ये हिस्सा थे। 27वीं लेखा महानियंत्रक का पद किसने ग्रहण किया है? तो ये भारती दास ने किया है। किसने? भारती दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1988 बैच की ये सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। और ये लेखा महानियंत्रक जो होता है ये सरकार का लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेवार होता है, और भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के तौर पे भी ये व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक जो होता है वो भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार भी होता है, उस तौर पे भी ये काम करता है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर मेटकॉफ को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की स्मृति में इसको दिया जाता है। और प्रोफेसर मेटकॉफ को ये दिया गया है। भारत के मुसलमानों के इतिहास का कम अध्ययन किया गया है, ऐसा प्रोफेसर मेटकॉफ ने कहा था। तो इनको पुरस्कार तो ऐसे संस्थान से मिल सकता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा है और इसका उद्घाटन किया गया है संगरूर, पंजाब में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पुनः अध्यक्ष बना, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे RK सिंह। RK सिंह क्यों अध्यक्षता करेंगे? क्योंकि ये ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय, केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, तो यही इसकी अध्यक्षता करेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 17 अक्टूबर को भारत की अध्यक्षता में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक भी हुई, मैंने बताया था आपको भी। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया है राजकोट में। राजकोट पड़ता है गुजरात में। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022, भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत, ये इसकी थीम थी, ये इसका दृष्टिकोण था। उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसके लिए बुकर पुरस्कार जीता है सेहान करुणा तिलका ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेहान करुणा तिलका ये एक श्रीलंकाई लेखक है
और पहला उपन्यास 2011 में उनके पहले उपन्यास चाइना मैन ने भी पुरस्कार जीता था, राष्ट्रमंडल पुरस्कार जीता था। तो इनका एक उपन्यास है चाइना मैन और वो पहला उपन्यास इनका था। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। तो इनके बारे में इतना जानकारी आप रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय जूनियर महिला टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी विजेताओं में शामिल नहीं है? तो जो स्वर्ण पदक जीता गया है 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो इसमें 3 खिलाड़ियां शामिल हैं, वर्षा सिंह, ईसा सिंह और शिखा नरवाल। कोनिका लायक इसमें ये शामिल नहीं है ना। ईसा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह ये इसमें शामिल है। काहिरा में हुआ था, मिस्र में, और वहां पर इन तीनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2022 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बाघ को निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया? तो रणथंभौर से लेके जाया गया है सरिस्का में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का कहां पर है और रणथंभौर कहां पर है? ऐसे लिख के इसको कमेंट कीजिएगा, रणथंभौर कहां पर है और सरिस्का कहां पर है। तो सरिस्का में बाघों की संख्या 24 थी, जिसमें 10 मादा, 7 नर और 7 शावक थे। अब इनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, 25 हो जाएगी, एक यहां पर और पहुंच गया। बाघ का कोड नेम यहां पर रखा गया था T113। राजभाषा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय गृह मंत्री समिति के प्रमुख होते हैं। समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। समिति द्वारा पहली रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। कौन सी समिति है? राजभाषा समिति। तो अभी राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट का 11वां खंड राष्ट्रपति को सौंपा है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत 1976 में संसद की राजभाषा समिति का गठन किया गया था और पहली रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी 1987 में। बाकी सारी बातें सही हैं। गृह मंत्री इसके प्रमुख हैं, 30 सदस्य हैं, इसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन अवधि 2023-24 के लिए निर्धारित MSP की दृष्टि से सही युग्म, तो गेहूं का जो इसमें रेट रखा गया है, याद कर लीजिएगा इसको, 2125, जौ का 1735 और ग्राम का ये 5335 और दाल का 6000 रुपये प्रति टन। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं ये सब सही हैं, 1 2 3 4 सब इसमें सही हो जाएंगे। और सफ़ेद सरसों और सरसों का 5450 रखा गया है, सरसों का 5450 रखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेंशन सूचकांक 2022 में डेनमार्क, आइसलैंड और नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहे। भारत की इसमें रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक वैसे भी अच्छी नहीं होनी है, पेंशन है ही नहीं है, तो इसकी रैंक रही है 41वीं। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए किस नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? तो मध्य प्रदेश में एक नया बाघ अभ्यारण्य बनाने की बात जो हुई है, उसमें मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने कहा है कि पन्ना जो है वो बाघों के लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं उनके लिए एक नए रिजर्व को हम बनाने जा रहे हैं। और नया टाइगर रिजर्व जो है क्यों इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि केन बेतवा नदियों को जोड़ने से जो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, इसका 1/4 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तो इसलिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो जलमग्न हो जाएगा तो बाघ कैसे रहेंगे। असम में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले बिहू त्योहार को निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है? तो एक तो बिहू कहते हैं, दूसरा इसको काटी बिहू भी कहते हैं, कोंगली बिहू भी कहते हैं। इन दोनों नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो कोंगली बिहू, काटी बिहू, कुछ भी कहा जाए। काटी बिहू कटाई शुरू होती है, फिर धान बोया जाता है, इस कारण से कहा जाता है। लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं इसमें। ऑस्टियोपोरिस के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है और इसे साइलेंट बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी है, हड्डी की बीमारी है, और 20 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। खोखली हो जाती है हड्डियां, और खोखली होने के बाद में फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। साइलेंट बीमारी भी इसको कहा जाता है। इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, हड्डी टूट जाती है तब पता चलता है, खोखली हो गई तहाँ तक पता ही नहीं चलता है। इसी कारण से साइलेंट बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की उपस्थिति में केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। ये जो मिशन लाइफ अभी हमने आपको एक व्याख्या में बताया था, तो
मिशन लाइफ का जो शुभारंभ किया है ये किससे संबंधित है? तो मिशन लाइफ ये पर्यावरण से संबंधित है। और केवड़िया में ये गए थे जब अंतोनियो गुतेरेस आए थे, तो वहीं पे अभी हमने कहा था ना कि लोगों का उसका शुभारंभ किया है इन्होंने। सारंग क्या है? तो सारंग कोरिया गणराज्य में भारत का त्योहार है। सारंग जो है वो भारत और कोरिया के बीच में जो सांस्कृतिक समझौते हैं या सांस्कृतिक जो संबंध है उनका आदान प्रदान होता है। तो कोरिया गणराज्य में भारत का त्योहार मनाया जा रहा है। तो ये सारंग 30 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में ये मनाया गया, 15 दिन। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में भारत का इंटरनेट फ्रीडम स्कोर 2 अंक बढ़कर कितना हो गया है? तो 2 अंक बढ़कर ये स्कोर हो गया है 51। पहले इसका स्कोर था 49, तो ये और बढ़ गया तो 51 हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अंक बढ़ गया है। 2021 में इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर 49 हुआ करता था, अब ये बढ़ा है। देश में इंटरनेट शटडाउन की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता में कमी आई है। इसी कारण से भाई इसको अधिकार माना जाता है कि भाई इंटरनेट हमारा अधिकार है, बेसिक अधिकार। तो इसको अगर बंद किया जाएगा तो अधिकारों का हनन होगा, तो फ्रीडम नहीं रह जाएगा। इस बीच में इसको कम किया गया, तो ऐसा मानना है कि कम करने के कारण ये शटडाउन नहीं किया गया, इस कारण से ये स्कोर बढ़ा है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आकाश फॉर लाइफ ये देहरादून में आयोजित हुआ अंतरिक्ष सम्मेलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय सम्मेलन था। पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित करने के लिए इसको किया गया था। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो यह है लिज ट्रस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 7 सप्ताह से भी कम समय में इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया और 45 दिन ही केवल ये रह पाई। और ये ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है अभी तक का, है ना, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जो संकट चल रहे थे तो उसके बाद में वित्त मंत्री हुआ करते थे ऋषि सुनक, तो वो प्रधानमंत्री बाद में बन गए। भारत से उनका संबंध आपने चर्चा सुना ही होगा कि कैसे कैसे संबंधित है। जो कहीं पे किसी पद पे पहुंच जाता है तो संबंध तो निकल ही आते हैं। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का व्यापार अधिशेष $1 ट्रिलियन को पार कर गया? तो ये चीन के साथ हुआ है। कितना भी विरोध और सब कुछ हो जाए, लेकिन चीन के साथ जो व्यापार है आप देखिए, $1 ट्रिलियन का व्यापार अधिशेष है। इसरो कब तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसरो जून 2023 में प्लान करके रखा हुआ है कि वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 2 पहले लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 के द्वारा। ठीक है, और चंद्रयान 2 का जो लैंडर और रोवर था, वो लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान। फिर इसका संपर्क टूट गया था। 22 जुलाई को लॉन्च हुआ है और 7 सितंबर को उसका संपर्क टूट गया था। अब 3 लॉन्च करने जा रहा है, चंद्रयान 3। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कितने साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया है? तो ये लगभग 4 साल के बाद हटाने का निर्णय लिया है। और ये माना जाता है, जो इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो उसमें माना जाता है कि आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण और धन शोधन विरोधी जो ये प्रक्रिया होती है और धन शोधन विरोधी व्यवस्था में कमियों के कारण जून 2018 में इसको डाला गया था ग्रे सूची में। तब से ये कंटिन्यू बना हुआ था। और वित्त पोषण अगर होता रहेगा, आतंकवादी पनपते रहेंगे, तो शांति तो नहीं स्थापित होगी, इसीलिए ये सब कदम उठाए जाते हैं। लेकिन उसको हटाने के पीछे भी क्या तर्क है? क्या इसमें वहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? पता नहीं। खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ ने जीते? तो खाद्य श्रेणी में जो सबसे लोकप्रिय है ये हैदराबादी हलीम ने जीता है। हैदराबादी हलीम ये एक खाद्य पदार्थ है और जो 2010 में हैदराबादी हलीम को पहली बार GI का दर्जा दिया गया था और GI का दर्जा दिसंबर 2019 में इसका समाप्त भी हुआ। फिर इसको रिन्यूअल किया गया इसका। और हैदराबादी जो हलीम है उसको उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक मतदान प्रणाली के माध्यम से जो सबसे लोकप्रिय जो GI है खाद्य श्रेणी में, उस रूप में इसको चुना गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बहुपक्षीय बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी पाने पर किस कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना जो लगाया गया है ये गूगल पर लगाया गया है। भाई गूगल के पास वो सारी सुविधाएं हैं कि वो अपने खुद को प्रमोट कर सकता है, तो इसीलिए जुर्माना लगता है। भाई वो अपने प्रोडक्ट ही दिखाएगा, आपको सर्च करेंगे गूगल पे ही सर्च करेंगे अपने प्रोडक्ट दिखा देगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो किसी से पैसे लेके उनको प्रमोट कर देगा, ये तो गूगल भाई करता ही है। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया गया कहाँ पर? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को ईमानदारी के गुण सिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑनेस्टी शॉप खोलने की पहल की गई है? तो ऑनेस्टी शॉप कहाँ पर खोला जाएगा? भाई अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं, केरल। बी ऑप्शन। केरल में वो चीज़ें 15-20 साल पहले हो चुकी हैं जो अभी स्टेट सोच रहे हैं, महाराष्ट्र हो या के उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, ये सब अभी सोच रहे हैं, वो 15 साल 20 साल पहले सब कर चुके हैं। चक्रवात सितरंग का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? जो चक्रवात सितरंग है ये थाईलैंड के द्वारा नाम ये सुझाया गया था, और मानसून के बाद के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात था। ठीक है, तो इसका नाम दिया था थाईलैंड ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में ये जो चक्रवात आते हैं तो कब आते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की जब वापसी होती है तो वापसी के बाद जब समुद्र का तापमान बढ़ जाता है तो समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने के कारण चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है, और क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा सेंटर का। महासागरीय क्षेत्र में नमी की जब उपलब्धता होती है तब ये आते हैं, और दक्षिणी चीन सागर से बंगाल की खाड़ी पर जब हवाएं पहुँचती हैं तो उनके लिए जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तब चक्रवातों का निर्माण होता है। कभी कभी यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी का नाम क्या है? तो वहाँ की जो मुद्रा है उस पर ये प्रदर्शित की गई है, तो ये अन्ना में वोंग है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और FATF की ब्लैक लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो उत्तर कोरिया, ईरान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार। तो उत्तर कोरिया, ईरान है, म्यांमार है, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का मतलब है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। संयुक्त राष्ट्र के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1968 से मनाया जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट है। तो 1968 से नहीं मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1948 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1948 से। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में कब प्रमाणित किया था? तो 2014 में मार्च में भारत को ये सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि वो पोलियो मुक्त हो गया। डर्टी बम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? डर्टी बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ये पारंपरिक विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री से बने होते हैं। डर्टी बम परमाणु बमों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं। तो डर्टी बम का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर लिखा है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नहीं, डर्टी बम का इस्तेमाल अभी तक कभी किया ही नहीं गया है। वो अगर कहीं पर डाले जाएंगे तो विकिरण विषाक्तता के लिए जाने जाते हैं। अगर इसको आपने डाल दिया तो कई पीढ़ियां फिर इससे बर्बाद होंगी, तो कभी इसका प्रयोग किया ही नहीं गया है। ये पारंपरिक विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री से बने होते हैं, ये तो सही है। और कम शक्तिशाली नहीं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। गलत कथन बताना है तो पहला और तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अभी रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की सरकार ने 2 संगठनों को डर्टी बम बनाने का आदेश दिया है, ऐसा रसिया का कहना था। रूस और यूक्रेन भाई भाई, और आज उनमें हुई कितनी लड़ाई। अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 23 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा खिलाड़ी है? तो ये अमन सहरावत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसने जीता है। और ये 16 साल के अभी हैं। तुर्की के अहमद दूमन को हराया है। तुर्की के अहमद दूमन को हराया है इन्होंने। 23 अक्टूबर 2022 को 7वां आयुर्वेद दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो आयुर्वेद दिवस मनाया गया है
हर दिन हर घर आयुर्वेद के साथ, ये थीम थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को ये मनाया गया और ये 7वां आयुर्वेद दिवस है। ठीक है, 2016 से ये मनाया जा रहा है, 2016 में पहली बार ये मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण जो आयोग है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 से 30 अक्टूबर के बीच में इसने निरस्त्रीकरण सप्ताह का आयोजन किया था। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ये सप्ताह आयोजित किया गया था। अग्नि प्राइम जो अग्नि मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अग्नि प्राइम की मारक क्षमता, ऐसा मत सोचिएगा कि 5000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, ऐसा नहीं, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी मारक क्षमता है, जो भारत के द्वारा बताई गई है, मतलब हमारे डिफेंस के द्वारा, हमारे रक्षा विभाग के द्वारा बताई गई है। और अग्नि मिसाइल का एक उन्नत संस्करण इसको माना जाता है। और ये परमाणु सक्षम नई पीढ़ी की मिसाइल है, 2 चरणों वाली ये कनस्त्रीकृत मिसाइल है। और ये रेल, सड़क मार्ग कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। और इसका जो वजन है वो जो अग्नि 3 मिसाइल थी उससे जस्ट हाफ है, 50% उससे कम है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक उत्सर्जन में 25% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। ये जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अपडेट कीजिएगा, अब मैंने इन्वायरमेंट की क्लास में जो आपको बताया था, तो 25% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। और भारत वैश्विक उत्सर्जन में केवल 3% का योगदान करता है। अमेरिका 25% का योगदान और भारत केवल 3% का योगदान करता है। दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चिल्लाएंगे सबसे ज्यादा कि भारत ही सब कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लोग ज्यादा बवाल मचाते हैं, पछड़ा फैलाते हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश ने यरूशलेम को, यहाँ पर होना चाहिए, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता जो दी थी उसको वापस ले लिया? किसने? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम मानते ही नहीं, जो यरूशलेम है वो हम राजधानी अब नहीं मानेंगे। पहले हमने मान्यता दी थी, अब हम नहीं मानेंगे। मतलब होता है, ये सब चलता रहता है। वैश्विक स्तर पे जब घटनाएं होती हैं तो उनका बहुत महत्व होता है। और तेल अवीव को राजधानी के रूप में फिर से इन्होंने कहा हम मान्यता देते हैं। अब ये मान्यता देते रहे, लेते रहे, उसको जो करना होगा वो करेगा। ठीक है ना, तो तेल अवीव। ऋषि सुनक के बारे में कौन सा कथन सही है? ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, इनका जन्म हैदराबाद भारत में हुआ था, वे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी इनकी है और वित्त मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनका जन्म हैदराबाद में नहीं हुआ था। अभी 42 साल के कुल हैं और ये 1 सदी से भी अधिक समय में ब्रिटेन की सबसे अधिक जवान, सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बने हैं। लिज ट्रस थी जिनके स्थान पर ये फिर आए हैं। इनका जन्म साउथहैम्पटन में हुआ था, हैम्पशायर में, साउथहैम्पटन में, हैम्पशायर में इनका जन्म हुआ था। और हैदराबाद में इनके कोई पुरखा पुरनिया जो भी हैं वो रहते रहे होंगे, पता नहीं। ये कुल मिला के इनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन हो जाएगा पहला और तीसरा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बांग्लादेश में आयोजित हुई। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट कहाँ पर आयोजित हुई? बांग्लादेश में, भारत में नहीं आयोजित हुई है, बांग्लादेश में आयोजित हुई है, ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, अभी सूर्य ग्रहण हुआ था ना, तो भूगोल का एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। ये आपका सूरज है और ये आपकी पृथ्वी है और इसके बीच में ये चंद्रमा आ गया, ये अर्थ है और ये मून है, और इसके ये मतलब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर छाया पड़ती है, तब ये सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में अगला सूर्य ग्रहण 2027 में दिखेगा। ये भी घोषणा की जाती है ना कि जब एक दिखता है तो दूसरे के बारे में बताया जाता है आगे। अक्टूबर 2022 में हरियाणा और तेलंगाना के बाद तीसरा राज्य जिसे जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला राज्य घोषित किया गया है। पहले हरियाणा और तेलंगाना था, अब तीसरा बन गया है गुजरात, जिसने जल जीवन मिशन के तहत
लक्ष्य पूरा कर लिया है ना, मिशन को पूरा कर लिया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया, किसको दिया गया है? 2022 का ये जो पुरस्कार, 2021 और 22 का राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार है, ये दिया गया है आईआईटी मद्रास को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नीले समुद्र तटों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट शामिल नहीं है? नीले समुद्र तट की सूची में राधानगर अंडमान निकोबार, कोवलम तमिलनाडु और शामिल है, और कदमत कर्नाटक भी शामिल है। ये तो शामिल है, लेकिन ये जो कोच्चि केरल है ये शामिल नहीं है। यही आंसर हो जाएगा, कोच्चि केरल शामिल इसमें नहीं है। डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करता है, और उसी ने ये सूची जारी की है। ठीक है, तो ये जो सूची जारी की गई तो इसमें भारत के ये राधानगर, कोवलम, कदमत इनको शामिल किया गया। ईडन पुदुचेरी को शामिल किया गया है। पुदुविद्री ये कर्नाटक का है, उसको शामिल किया गया है। कासरगोड कर्नाटक का है। कप्पड़ केरल का है। घोघला ये दीव का है। ठीक है, शिवराजपुर गुजरात का है, इसको भी शामिल किया गया है। और रूसी कोंडा ये आंध्र प्रदेश का है, इसको भी शामिल किया गया है। अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवंशिक रूप से संशोधित किस फसल की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने ये मंजूरी दी है। आनुवंशिक रूप से संशोधित कौन सी फसल है जिसको मंजूरी दी है? तो ये सरसों की फसल है। क्या है? सरसों। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दुनिया के सबसे गंदे आदमी औमी हाजी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के रहने वाले थे? बस इतना आपको बताना, जान लेना है। वो ईरान के रहने वाले थे, मल्ल टाइप के इंसान थे, और ईरान के दक्षिणी प्रांत में एक देजगाह गांव पड़ता है, फार्स, वहां पे दक्षिणी प्रांत फार्स है। फार्स में देजगाह गांव है, वहीं पर ये रहते थे। पानी से डर लगता था, नहला दिया गया, मर गए। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो ये कार्यक्रम असम राज्य सरकार के द्वारा की गई। जंगलों के बाहर पेड़, जंगल में तो पेड़ है ही है, बाहर भी लगाइए, मतलब अपने घर पे लगाइए, खेतों में लगाइए। ये कार्यक्रम असम के द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को विलय दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विलय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर का विलय किया गया था 26 अक्टूबर को 1947 में। तो ये विलय दिवस 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर का विलय किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया है। तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये अभ्यास है, बस इतना ये ध्यान रखिएगा, है ना। मानवीय सहायता अभ्यास है ये। युद्धाभ्यास और शामिल देश कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में, इसका नाम ही है। मालाबार ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में, ये भी सही है। ये दोनों तो सभी सही है ही है। ऑस्ट्रे हिंद ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जितने भी दिए हैं ये सब सही दिए हुए हैं, तो सभी सही हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये वज्र प्रहार कहाँ पे किया गया? तो ये बकलोह स्थान पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। मालाबार जो इस बार किया गया है योकोसुका जापान में किया गया। ऑस्ट्रे हिंद ये महाजन रेंज राजस्थान में किया गया है। युद्ध अभ्यास भारत में ही हुआ है, कहाँ पर हुआ है? औली में, औली पड़ता है उत्तराखंड में। अक्टूबर 2022 में निपोन गोस्वामी का निधन हो गया। निपोन गोस्वामी क्या थे? तो ये असमिया राजनेता नहीं, असमिया अभिनेता थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, और वहाँ पे ये बहुत प्रसिद्ध थे असम में। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 के संबंध में सत्य कथन है। यह रिपोर्ट यूएनईपी ने 27 अक्टूबर 2022 को जारी की, और रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 45% की कटौती करनी होगी, ऐसा कहा गया है। तो इसको रिपोर्ट को, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएनईपी ने जारी किया है। डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, और इसमें यह बात कही गई कि 45% की अगर कटौती नहीं होगी तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने का जो सपना देख रहे हो वो नहीं पूरा होगा। दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सरकार सोशल मीडिया शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय समितियों का गठन करने जा रही है, और इसका गठन किया गया है किस नियम की किस धारा के तहत? तो आईटी नियम 2021 की धारा 3(3) के तहत। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईटी नियम 2021 है, उसकी धारा 3 है, उसका तीसरा जो पॉइंट है उसी के तहत इसको किया गया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं ने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया? कहां पर आयोजित ये किया गया? तो ये तंजानिया में हुआ है। डार एस सलाम एक स्थान है। भारत और तंजानिया और मोजाम्बिक तीनों की नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभ्यास किया है। दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता भारत का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, जो सबसे ज्यादा संख्या में नौकरी देता है। दूसरे स्थान पे ये अगर बात की जाए तो ये मतलब अगर सरकारी आप मिलाएंगे तब तो ठीक है, ये 2.91 मिलियन कर्मचारियों के साथ में सेकंड स्थान पे अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसमें यहाँ की जो ये मतलब पीपुल लिबरेशन जो आर्मी है चाइना की, वहाँ पे 2.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं, वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो प्राइवेट और सरकारी सब कुछ मिलाएंगे तो जो वॉलमार्ट है वो सेकंड स्थान पर आ जाएगी। वॉलमार्ट जो है वो किसी भी निजी फर्म के पास वॉलमार्ट से ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, सबसे बड़ी है। तो 2.5 मिलियन लोगों को ये रोजगार देती है ना। तो नहीं, आप वॉलमार्ट को फर्स्ट मानिए, आप प्राइवेट वाली लिस्ट अलग याद करिए। तो वॉलमार्ट जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगी और फिर सेकंड पे अमेजॉन आ जाएगी, 1.6 मिलियन के साथ अमेजॉन भी आ जाएगी। और वैसे भारत का रक्षा मंत्रालय और सेकंड पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा मंत्रालय आएगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भारत का रक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय लौह पुरुष दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 147वीं जयंती मनाई गई है 2022 में। लेकिन राष्ट्रीय लौह पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पहला ये गलत है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी कौन सी है? तो ये है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल में शामिल है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, फीफा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। फुटबॉल फॉर स्कूल जो पहल है उसमें ये तीनों शामिल है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो शिक्षा मंत्रालय के साथ फीफा और AIFF का समझौता हुआ है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए, ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और ब्राजील दुनिया का 5वां एवं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। विश्व स्तर पर देखें तो 5वां सबसे बड़ा और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, तो या जनसंख्या के मामले में, ये जरा बताइएगा हमको। क्षेत्रफल के हिसाब से ये बात हो रही है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के मामले में। तो ये दोनों की बातें यहाँ पर सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों बातें क्योंकि सही हैं तो ना तो पहला ना तो दूसरा। और जहाँ तक बात है इनके राष्ट्रपति के बारे में, तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं और पहले थे जायर बोल्सोनारो, तो उनको इन्होंने हरा दिया है चुनाव में। नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, ये किसकी किस्में हैं? तो ये चावल की किस्में है। काला नमक चावल खाने में काफ़ी अच्छा, तो चावल की किस्में हैं। एक महक सी भी इसमें आती है और ये काली काली इसकी भूसी होती है, इसी कारण से इसको काला नमक के नाम से जाना जाता है। गरुड़ अभ्यास के संबंध में सत्य कथन है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के मध्य प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह प्रथम बार वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था। तो ये भारत की वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में
ये होता है। और ये जो अभ्यास है ये हर साल नहीं होता है, हर 2 साल पे होता है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है। 2003 में सबसे पहले हुआ था और उसके बाद में अभी 7वां संस्करण, 7th जो इसका एडिशन है वो 2022 में हुआ है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये नहीं मनाया जाता है। और इस सीरीज का, इस महीने का, इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, 31 अक्टूबर को जाना जाता है विश्व बचत दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, किस रूप में इसको जाना जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस अभी हमने बात ही की है, होता ही है। विश्व बचत दिवस के तौर पर भी इसको जाना जाता है और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी इसी दिन होती है। तो ये तीनों की तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है, विश्व बचत दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा करंट अफेयर अक्टूबर महीने का हो गया। पहला पार्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, देख लीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और अब हम लोग एक श्रृंखला चलाने जा रहे हैं जिसमें पूरे वर्ष का करंट अफेयर आपका रिवीजन कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे छोटे छोटे उसमें वीडियोस बनाए जाएंगे कि आपका सही से तैयार हो जाए, आप कभी भी एग्जाम देने जाएं तो कोई प्रश्न गलत ना हो। पढ़ते तो आप हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, लेकिन अंत समय में क्या रिवीजन करके जाएं और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबा के तब जा सकते हैं।